सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। जी स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और सोनू पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनकी स्कूल की टीचर फीस मांग रही है। हाँ तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? सुमन, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देता हूँ, आज ही मैं सेठ लालचंद जी से पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। जी जरूर कहिएगा। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ। रामू अपना बैग उठाता है और काम पर जाने के लिए दरवाजे की ओर चल देता है। अरे भाई रामू, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब ये सेठ लालचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हरिया भाई सही कह रहे हैं, ये हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी। हाँ, ये कहकर कि जो मैंने लालचंद जी से 500 रुपए उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1000 हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से हज काट रहा हूँ। हाँ हरिया भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ लालचंद नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। मेरी भी अगली बार सेठ ने आधी पगार काट ली थी। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी। इसने उसका फायदा उठाया। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दें। बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। सभी लकड़हारे अपना अपना काम करने लगते हैं। शाम होते ही सभी लकड़हारे सेठ के घर जाते हैं। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। गुस्से से, अरे मैंने कह दिया सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सभी लकड़हारे निराश होकर सिर झुकाए अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। अजी क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? सुमन, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना बच्चों की फीस भरनी है। इनकी टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? सुमन, ये सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं हैं। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। सुमन रोने लगती है। रामू उसे सांत्वना देता है। कुछ दिन बाद सभी लोग सेठ जी के घर पर जाते हैं। हरिया, ये ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो बस 2000 रुपए हैं। मैंने तो इस महीने 3000 रुपए का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तुमने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के काटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम करने पर 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया। देख हरिया, मुझे ज्यादा हिसाब किताब न समझा। ये 2000 रख अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। हरिया मजबूरी में पैसे लेकर चला जाता है। अब सेठ रामू को पैसे देता है। रामू, ये लो तुम्हारे 2000 रुपए। सेठ जी, 2000 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना। अब 2000 में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार अब पूरे पैसे दे दीजिए। 2000 ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। रामू मजबूरी में पैसे लेकर चला जाता है। अरे भाई, ये सेठ लालचंद 1 नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है। हाँ हरिया भाई, सही कह रहे हो। लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। झूठ। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसको जरूर सजा मिलेगी। नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते। वो हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे के अंदाता?
काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं, बस ये 2000 रुपए। इसमें घर का खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, और हम कर भी क्या सकते हैं। हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है। और कोई काम शुरू भी करना चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस यही सेठ लालचंद ही सहारा है। कुछ देर बातें करने के बाद सब अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। लो सुमन, इस बार सेठ जी ने बस 2000 ही दिए हैं। बस 2000? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1500 निकल जाएंगे, फिर बचे 500 में क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ सुमन, अब तुम्हें इसी में गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं जा सके। नहीं सुमन, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया। कहा ये लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद मैं दूसरे जगह पर काम किया करूँगा, इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। अगले दिन रामू काम पर जाने के लिए तैयार होता है। रामू ने जैसा सोचा वैसा ही किया। सेठ के यहाँ काम खत्म करने के बाद वो पूरे गांव में काम ढूंढने निकल गया, पर हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। थक हार कर वो वापस जाने लगा, तभी अचानक रामू के पीछे एक बैलों का झुंड रामू के पीछे पड़ गया। रामू बहुत तेजी से भागने लगा। बैलों का झुंड भी रामू के पीछे पड़ गया था। रामू को एक पास ही गुफा दिखाई देती है। वो तेजी से भागकर गुफा के अंदर छिप जाता है। भैंसों का झुंड गुफा के सामने से गुजर जाता है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैलों तले कुचला ही जाता। रामू गुफा के अंदर देखता है। उसकी नजर एक पुरानी सुंदर टोकरी पर पड़ती है। पर ये मैं कहाँ आ गया? ये कैसी गुफा है और ये कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। रामू टोकरी की तरफ हाथ बढ़ाता है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। मुझे माफ करना आप, जो भी हो। मैं तो बस मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ कीजिए, कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था। उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आके छिप गया। फिर मेरी नज़र इस टोकरी पर गई। मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो ये टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। रामू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। आप मुझे जानते हैं? और आप हैं कौन? आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? मैं एक साधु हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। ये गुफा मेरे पूर्वजों की है। पर मैं तो इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो ये टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए। मैं तो बस देख रहा था। डरो मत रामू, तुम ये टोकरी ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या ये वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वो सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ रामू, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वही चीज तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर मैं ऐसा ना करूं तो? अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। सोच समझकर, बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें सच में जरूरत हो। अब जाओ रामू और इस टोकरी का सदुपयोग करो।
इतना खाकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। रामू आश्चर्यचकित होकर टोकरी को देखता रह जाता है। रामू टोकरी लेकर घर पहुंचता है। सुमन हैरानी से देखती है। क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकरी? सबसे पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? अरे सुमन, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? कैसी जादुई टोकरी? रामू सुमन को पूरी घटना विस्तार से सुनाता है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो? हाँ सुमन, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। रामू कुछ सोचता है, फिर अचानक उसे याद आता है। सुमन, तुम्हें याद है एक बार मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वो मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ हाँ याद है, वो तो मैंने संभाल कर रखी है। सुमन जल्दी से चंदन की लकड़ी लाती है और उसे टोकरी में डाल देती है। जैसे ही चंदन की लकड़ी टोकरी में डाली जाती है और टोकरी ढेर सारी चंदन की लकड़ियों से भर जाती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए कितनी सारी चंदन की लकड़ियाँ हो गई। हाँ, अगर हम इनको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। आप कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आइए। हाँ, जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने मोनू और सोनू की स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन रामू लालचंद सेठ के यहाँ ताम पर न जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ा। रामू बाजार में चंदन की लकड़ियाँ बेचता है। लोग खरीदने आते हैं। रामू ने चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी रामू से चंदन की लकड़ियां खरीदी। रामू के पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। रामू पैसे लेकर घर वापस आता है। सुमन खुशी से उसका स्वागत करती है। ये देखो सुमन, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल मोनू और सोनू की स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब ये जादुई टोकरी है, तो अब आपको सेठ लालचंद के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ सुमन, मैं सेठ लालचंद के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं उन्हें ये खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। खुशखबरी? हाँ, क्योंकि सेठ लालचंद से मेरे साथ साथ वह लकड़हारे भी वह सभी बहुत ईमान शानदार लकड़हारे हैं। वह सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर लालचंद ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उन सबको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे। रामू मुस्कुराता है और निकल जाता है। और इस तरह रामू ने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि दूसरों की मदद करने का रास्ता भी खोल दिया। इस जादुई टोकरी ने उसे सिर्फ धन नहीं दिया, बल्कि दूसरों की मदद करने का जज्बा भी दिया।